दोस्तों, कतर में भारतीय नौसेना के पूर्व अफसरों को मौत की सजा सुनाए जाने का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब नजर सरकार पर है कि वो कूटनीतिक स्तर पर क्या कदम उठाती है। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कतर में भारतीय समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। पिछले दिनों कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को मौत की सजा सुनाई गई। सरकार इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर प्रयास कर रही है ताकि भारतीयों की रिहाई हो सके, लेकिन कतर की अदालत के इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। यह संदेह गहरा रहा है कि कहीं हमास या पाकिस्तान की मदद के लिए तो यह सब नहीं किया जा रहा। आइए इस मुद्दे पर जानते हैं। दोस्तों, इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच चल रही जंग पर नियंत्रण पाने के लिए अब करीब 57 मुस्लिम देश एक साथ एक ही मंच पर आ चुके हैं, जहां पर कल OIC के इम्पोर्टेंट मीटिंग कराई गई, जिसमें से कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फैसले लिए गए हैं जो आगे चल के भारत जैसे देशों के लिए कई दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें से कुछ ऐसे देश भी हैं जो अपने कई मित्र देशों के साथ में रिलेशंस तोड़ने की बात कर रहे हैं, उनके साथ इकोनॉमिक ट्रेड नहीं करेंगे और कहीं मल्टीपल एक्टिविटीज़ की जाएगी, जिससे ये सब मिलकर के इजराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सके। और कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जिनका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस छोटे वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, कल जो मीटिंग हुई है उससे कराया गया है OIC, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आफ्टर यूनाइटेड नेशन 1969 में इस इस्टेब्लिश किया गया था ताकि करीब 57 मुस्लिम देश जो ज़्यादातर मिडिल ईस्ट के एरिया में है, ये आपस में रह सकें। आपस में इकोनॉमिक्स पॉलिटिक एरियाज़ में डेवलपमेंट बराबर लेवल पर कर पाए। और समय समय पर OIC की मीटिंग कराई जाती है। और जिस तरीके से इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच में जंग चल रही है, इसलिए OIC की एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कराई गई, जहां पर जो बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ है, अगर 2023 के डेटा के मुताबिक देखा जाए तो टॉप 10 में 5 बड़े ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज़ शामिल है जो कहीं ना कहीं OIC के ही मेंबर है। इसमें सऊदी अरेबिया, इराक, UAE, ईरान और कुवैत है। जिसमें से हुई इस OIC की मीटिंग में सऊदी अरेबिया ने डिसीजन लिया है कि ये आगे चल के अपने ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट को रोकने जा रहे हैं। और ऐसा ही कुछ मिलता जुलता फैसला UAE और ईरान और इराक की तरफ से भी लिया जा सकता है, जो आगे चलकर भारत जैसे देशों के लिए दिक्कतें कुछ इस तरीके से पैदा करेगा, क्योंकि हम अपनी तेल ज़रूरतों का करीब 85% या अलग अलग देशों से इंपोर्ट करके पूरा करते हैं। लेकिन आपके मन में सवाल आएगा कि भारत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल अभी रूप से आयात कर रहा है, जिससे हमने करीब 3 से 3.5 बिलियन US$ की बचत भी की है। लेकिन आप इस बात को भी ध्यान से समझिए कि जब सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल प्रोडक्शन करीब 2 महीने पहले बंद किए थे, तो रशिया ने भी डिसाइड किया था कि वो अपने ऑयल प्रोडक्शन बंद कर रहे हैं। और इमीडिएटली रशिया की तरफ से जो कभी 5 लाख बैरल का प्रोडक्शन किया जाता था, उसे 3 लाख कर दिया गया। तो इसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। और भारत के पास काफ़ी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो सिर्फ क्रूड ऑयल के बेसिस पर ही ऑपरेट होता है। और कहीं ना कहीं अगर ये फैसले लिए जाते हैं तो इसका बड़ा इम्पैक्ट हम पे भी देखने को मिलेगा। वहीं OIC के कई ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने कई मित्र देशों के साथ में रिलेशंस भी तोड़ सकते हैं अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को रोका नहीं गया और इजरायल के ऊपर प्रेशर क्रिएट नहीं किया गया। और अगर सिर्फ रशिया की बात की जाए तो रशिया भी इसमें आ सकता है, बिकॉज अगर आप मिडिल ईस्ट एरिया की बात करेंगे तो इजराइल के पास अमेरिका का काफ़ी ज़्यादा समर्थन है। और रशिया, चाइना और मिडिल ईस्ट के कई ऐसे देश हैं जो अमेरिका से हमेशा चिढ़ बैठे रहते हैं। और इस समय बहुत ही अच्छा मौका है उन देशों के पास जो अमेरिका से अपनी दुश्मनी निकाल सकते हैं। और इसमें रूस, चाइना और कई मिडिल ईस्ट के देश एक साथ एक ही मंच पर आ सकते हैं। और कुछ समय पहले तो ये भी खबरें सामने निकल कर आई थीं कि ईरान, सीरिया या फिर किसी और देश को रशिया
या फिर चाइना के तरफ से न्यूक्लियर वेपन्स की भी सप्लाई की जाएगी। सो दैट मिडिल ईस्ट के अंदर जो काफ़ी बड़ा पावर सौंपा गया है यूनाइटेड स्टेट की तरफ से, इजराइल को उसी तरीके की पावर एक कम्युनिस्ट कंट्रीज यहाँ पर डिलीवर करके अपनी प्रिजन स्ट्रांग कर सके। कतर अमीरों का इस्लामिक देश है, वह हिंदुस्तान जैसा देश नहीं है, वहाँ कानून व्यवस्था जैसी बात नहीं है। कतर की निचली अदालत ने आरोपों की बुनियाद पर फैसला सुना दिया। भारत सरकार ने कूटनीतिक पहुंच की मांग की थी जिसमें हमें सफलता मिल चुकी थी। तब उम्मीद थी कि आरोप खारिज हो जाएंगे, फिर अचानक मौत की सज़ा सुना दी गई। भारत सरकार का रुख स्पष्ट है कि हमास ने जो हमला किया उस मामले में हम इजराइल के साथ हैं। कतर में तेल का पैसा है जो सर चढ़कर बोलता है। कतर पर कई आतंकी संगठनों पर फंडिंग के आरोप लगते हैं। अमेरिका का वहां सैन्य अड्डा है। चीन भी कतर का इस्तेमाल करता है। हमारे पास विकल्प यह है कि हम अमेरिका या सऊदी अरब का विकल्प अपनाकर कोशिश करें। जैसा कि हमने कुलभूषण जाधव के मामले में देखा कि हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक गए। हमें लगता है कि इस मामले में भी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। भारत के लोग बहुत काबिल हैं। वहाँ 8 लाख लोग भारतीय हैं। कतर के लोगों को भारत के लोगों की ज़रूरत है। भारत ने खनिज तेल से संपन्न खाड़ी देश कतर में तेल और गैस की खोज एवं विकास की नई परियोजनाओं में हिस्सेदारी के प्रति रुचि दिखाई है। साथ ही उसे भारत की नई तेल एवं गैस खोज एवं उत्खनन नीति के तहत भी इस क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के विनिवेश कार्यक्रम में भाग लेने का निमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच विभिन्न समझौतों के साथ साथ एक करार कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के साथ हुआ, जिसके तहत भारत के 40,000 करोड़ रुपए के निवेश एवं बुनियादी ढांचा कोष में कतर से निवेश की व्यवस्था हो सकती है। दोनों देशों के बीच सरकारी बातचीत के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि भारत ने अपनी कंपनियों के लिए कतर में कतर पेट्रोलियम एवं अन्य कंपनियों के साथ पारस्परिक लाभ की संभावनाओं पर काम करने के मामले में रुचि दिखाए, ताकि तेल और गैस के ज्ञात भंडार क्षेत्रों का मिलकर विकास किया जा सके और नए तेल एवं गैस क्षेत्रों की खोज की जा सके। कतर एलएनजी और पीएनजी की आपूर्ति करने के मामले में सबसे बड़ा स्रोत है। भारत ने कतर को अपने यहाँ पेट्रोलियम ईंधन के सामरिक भंडार के निर्माण के दूसरे चरण की परियोजनाओं में भाग लेने का न्योता दिया। इसके अलावा नेताओं ने वित्तीय सेवा क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया, जिसमें बैंक, बीमा और पूंजी बाजार शामिल हैं। दोस्तों, तेल खपत में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। भारत अपनी ज़रूरत का 80% तेल आयात करता है। साल 2021 में भारत ने रूस से 1 करोड़ 20 लाख बैरल तेल आयात किया था, जो कि उसके कुल आयात का महज 2% था। बीते साल भारत ने सबसे ज़्यादा तेल मध्य पूर्व से लिया। अमेरिका और नाइजीरिया भी भारत को तेल निर्यात करने वाले शीर्ष देशों में शामिल थे। जनवरी और फरवरी महीने में भारत ने रूस से बिल्कुल भी तेल आयात नहीं किया, लेकिन कमोडिटीज रिसर्च ग्रुप केपलर के एंकरों के मुताबिक मार्च और अप्रैल माह के कॉन्ट्रैक्ट अभी से ही 60 लाख बैरल तक पहुंच गए हैं। भारत सरकार का कहना है कि अगर वो रूस से और तेल खरीद ले तो भी ये उसके दुनिया भर से किए गए आयातित तेल में एक बूंद के समान होगा। देखते हैं कभी ये फैसला आता है कि ये मुस्लिम कंट्रीज अपने ऑयल प्रोडक्शन कट कर रहे हैं और इसका असर भारत के ऊपर किस तरीके से पड़ेगा। आगे आने वाले वीडियोस में हम आपको सारे अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल हुई ओआईसी की इस मीटिंग पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।